नमस्ते डायमेंशन स्टोरीज के दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक लकवाग्रस्त पत्नी व्हील चेयर पर है जिसे उसका अपना पति राज जंगल के बीच में घसीट कर ले जाता है। उसे किसी दूसरी औरत सिमरन के लिए बिना किसी दया के छोड़ दिया जाता है। जब उसकी जान जाने वाली होती है तो पेड़ों के बीच ईश्वर से उसकी दुआएं और रोना गूंज उठता है, जबकि वे लोग उसकी पीड़ा पर जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी जंगल से उसकी किस्मत पलट जाए और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए? इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन देना ना भूलें, ताकि हम और भी दिलचस्प कहानियां साझा करने के लिए उत्साहित रहें। जो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम दुआ करते हैं कि ईश्वर उनके सभी मामलों को आसान करे, उनकी रोजी रोटी में बरकत दे, उनके शरीर को स्वस्थ रखे और दुनिया और आखिरत की उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। आमीन। आइए कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह सूरज चढ़ चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके का वह छोटा सा घर इतना ठंडा महसूस हो रहा था जैसे उस पर कभी रोशनी पड़ी ही ना हो। अंदर की हवा घुटन भरी थी, जिसमें दवाओं, नीलगिरी के तेल और लंबे समय से जमा हुई थकान की गंध आ रही थी। बीच वाले कमरे में प्रिया अपनी व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी थी। उसने एक घिसी हुई फीके रंग की साड़ी पहन रखी थी। वह कपड़ा अब यह नहीं छिपा सकता था कि उसका शरीर कितना दुबला हो गया है, कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही उम्मीदों के साथ कैसे सूख गई है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, इसीलिए नहीं कि वह अभी अभी सोकर उठी थी, बल्कि इसीलिए कि वह लगभग पूरी रात सो नहीं पाई थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती तो राज की डांट की आवाजें फिर से गूंजने लगतीं, कानों में चुभती, छाती पर दबाव डालती, जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगतीं। जब उसने अपनी साड़ी के पल्लू को मसला तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह उस भावना को रोकने की कोशिश कर रही थी जो बाढ़ के पानी की तरह लगातार ऊपर उठ रही थी। पहले ऐसी सुबह हमेशा अलग महसूस होती थी। अदरक वाली चाय की महक होती थी, हल्के कदमों की आहट होती थी, एक ऐसी मुस्कान होती थी जो उसे यह भुला देती थी कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। पहले राज पास आता, उसका हाल पूछता, उसे बिस्तर से व्हील चेयर पर बहुत सावधानी से ले जाने में मदद करता। पहले उस सड़क दुर्घटना से पहले जिसने उसके पैर छीन लिए, सब कुछ अंधेरे में डूबने से पहले बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। राज के कदमों ने फर्श पर इस तरह से प्रहार किया कि उसकी कंपन प्रिया की छाती तक महसूस हुई। वह अस्त व्यस्त चेहरे, तीखी आंखों और एक चिड़चिड़े भाव के साथ प्रकट हुआ, जिसे वह अब और नहीं छिपाता था। कोई नमस्ते नहीं, कोई कोमल नजर नहीं, बस एक कठोर सांस थी, जैसे उस कमरे में प्रिया का होना एक बहुत बड़ी गलती थी। वह प्रिया के सामने खड़ा हुआ, उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उस नजर में अब प्यार नहीं था, वह नजर मूल्यांकन, झुंझलाहट और घृणा से भरी थी, जिसने प्रिया को अनजाने में ही सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके कठोर शब्द बेरहमी से फेंकी जाने वाली नुकीली चीजों की तरह निकलने लगे कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, कि कैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जीवन भर एक लकवाग्रस्त महिला से बंधा रहेगा, कि कैसे उसके सारे सपने तब से चकनाचूर हो गए जब से प्रिया उस व्हील चेयर पर बैठी थी। प्रिया ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गैन गई। वह समझाना चाहती थी, कार ही ये, वह समझाना चाहती थी, यह याद दिलाना चाहती थी कि दुर्घटना उसकी पसंद नहीं थी, कि उसने भी कभी ऐसी जिंदगी नहीं मांगी थी, कि हर रात वह चुपचाप रोती थी। इस बात के लिए दोषी महसूस करती थी कि उसका शरीर अब पहले की तरह खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हर शब्द बाहर आने से पहले ही व्यर्थ महसूस होता था। राज ने अपना शरीर घुमाया, अपनी जैकेट को एक कठोर हरकत से उठाया। वह एक पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर उधर टहलता रहा, फिर प्रिया के सामने फिर से रुक गया। इस बार उसकी आवाज ज्यादा ठंडी, ज्यादा धीमी थी, लेकिन ज्यादा दर्दनाक थी। उसने कहा कि प्रिया बदल गई है, कि यह घर अब घर नहीं बल्कि एक अस्पताल है, कि वह घर लौटकर व्हील चेयर, दवाएं और हमेशा एक जैसा रहने वाला उदास चेहरा देखकर थक गया है। हर वाक्य से प्रिया की छाती ऐसी महसूस होती थी जैसे उसे जोर से निचोड़ा जा रहा हो। आखिरकार आंसू बह निकले, इसीलिए नहीं कि वह दया चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिल अब और सहन नहीं कर सकता था। वह बिना आवाज किए रोई, बस उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे, बस उसकी आंखें लाल थीं। उसे बोलने में डर लग रहा था, जो शब्द निकलते हुए शायद स्थिति को और भी बदतर बना देते।
कोई आलिंगन नहीं, कोई शांत करने का प्रयास नहीं। राज ने बस एक खर्राटे की आवाज निकाली और घर से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे दीवारें कांप उठीं। प्रिया चौंक गई, उसका शरीर व्हील चेयर में हिल गया। एक पल के लिए वह बस उस बंद दरवाजे को देखती रही, जैसे किसी ऐसी चीज के अंत को देख रही हो जिसकी उसने पूरे दिल से रक्षा की थी। कुछ देर बाद एक मोटरबाइक के इंजन की आवाज दूर होती गई। प्रिया अभी भी उसी जगह बैठी थी, हिली नहीं। समय जैसे रुक गया था, लेकिन उसका मन हर जगह दौड़ रहा था। उसे उनकी शादी का दिन याद आया, राज का मुस्कुराता हुआ चेहरा, परिवार के सामने लिए गए 7 फेरों के वचन, यह विश्वास कि जो कुछ भी होगा वे एक साथ उसका सामना करेंगे। दुर्घटना भारी बारिश के दौरान हुई। सड़क फिसलन भरी थी, गाड़ी बहुत तेज चल रही थी और कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी बदल गई। जब वह अस्पताल में जागी और डॉक्टर ने कहा कि उसके पैर अब पहले की तरह नहीं हिल सकते, तो उसने सबसे पहले राज को खोजा। उसे अच्छी तरह याद है कि राज ने उसका हाथ कैसे पकड़ा था, हमेशा साथ रहने का वादा किया था। वह वादा अब एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। दुर्घटना के बाद दिन ब दिन राज का रवैया धीरे धीरे बदलता गया। पहले तो बस एक थका हुआ चेहरा, फिर ऊंची आवाज, फिर और ठंडी होती नजर। आखिरकार डांटना एक आम बात हो गई। दर्दनाक शब्द रोज के भोजन की तरह थे। प्रिया जानती थी कि कुछ और भी है। वह इसे राज के अक्सर बिना बताए चले जाने के तरीके से, फोन पकड़ते समय अजीब सी मुस्कान से और देर रात घर लौटने पर कभी कभी आने वाली अजीब परफ्यूम की महक से महसूस कर सकती थी। उसका दिल आशंकित था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी, पूछने से बहुत डरती थी। उस दोपहर दरवाजा फिर से खुला। इस बार राज नहीं घुसा, बल्कि घर के बाहर से एक महिला, सिमरन की हंसी की आवाज आई। एक जोरदार, आत्मविश्वास से भरी हंसी जो प्रिया के कानों को बहुत अजीब लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कदमों की आहट नजदीक आई। सिमरन बिना किसी झिझके बीच वाले कमरे में घुस गई। उसका रूप आकर्षक था। तंग सलवार कमीज, संवरे हुए बाल और एक अमित्र मुस्कान। उसकी आंखों ने प्रिया को सिर से पांव तक देखा, फिर उसके होंठ पतले से मुड़े जैसे वह कुछ मजेदार देख रही हो। राज पीछे पीछे आया। उसका चेहरा एक पल में कोमल हो गया। उसकी आवाज का लहजा अलग था, हल्का, मीठा। यह नजारा प्रिया को बीमार महसूस करा रहा था। उसने अपना थूक निगला, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। सिमरन नजदीक आई, ठीक व्हील चेयर के सामने खड़ी हो गई। उनकी दूरी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम। तीखे परफ्यूम की महक प्रिया की नाक में चुभ गई। वह थोड़ा झुकी और फिर एक मजाकिया लहजे में बोली, प्रिया की असहाय स्थिति पर कटाक्ष करते हुए, ये अंश करते हुए कि वह अब पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। प्रिया चिल्लाना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि उसकी क्या गलती है। वह चाहती थी कि यह सब बंद हो जाए, लेकिन उसकी आवाज फिर से गायब हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह राज को देख रही थी, किसी भी तरह की छोटी से छोटी हिमायत की उम्मीद कर रही थी। हालांकि उसने जो देखा वह एक धीमी सी सिर हिलाना था, एक मौन सहमति जिसने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया। उस पल प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी शादी सच में बदल गई है। अब यह प्यार या वादों के बारे में नहीं था, यह एक नरक बन गया था जो उसे धीरे धीरे जिंदा जला रहा था। और उसे अभी भी नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके साथ और कितना क्रूर व्यवहार करेंगे। उस घर का दरवाजा बंद हो गया, दो सत्ता की अंदर शाम को खरक कर। लेकिन सिमरन की हंसी की आवाज अभी भी प्रिया के सिर में गूंज रही थी। उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई। उसकी सांसें छोटी हो गईं, जैसे अंदर से कोई बड़ा बोझ उसे दबा रहा हो। उसने फर्श पर देखा, व्हील चेयर की परछाई को देखा जो शांत थी, ठीक उसकी जिंदगी की तरह। सिमरन अभी भी घर के अंदर थी। रसोई से उसकी आवाज आ रही थी, जो राज की हल्की हंसी के साथ मिली हुई थी। एक ऐसी हंसी जो प्रिया ने लकवाग्रस्त होने के बाद से कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसी हंसी जो पहले सिर्फ उसके लिए थी, अब आसानी से किसी और को दी जा रही थी। प्रिया ने अपनी साड़ी के पल्लू को जोर से मसला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी व्हील चेयर को धीरे धीरे हिलाने की कोशिश की। उसके पहियों से धीमी सी चीख की आवाज आई। वह आवाज के स्रोत की ओर बढ़ रही थी। हर धक्का भारी महसूस हो रहा था, न केवल इसलिए कि उसका शरीर कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसका दिल उस हकीकत को देखने से इनकार कर रहा था जो उसकी आंखों के सामने स्पष्ट थी। रसोई में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सिमरन मेज पर झुककर कामुकता से मुस्कुरा रही थी।
जबकि राज बहुत पास खड़ा था। उनकी दूरी लगभग शून्य थी। उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं, अर्थपूर्ण और अब और परवाह न करने की हिम्मत से भरी हुई। जब उन्हें प्रिया की मौजूदगी का एहसास हुआ तो माहौल एक पल में बदल गया। सिमरन मुड़ी, उसकी भौहें तन गईं, फिर वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। वहां कोई अपराध बोध नहीं था, कोई विनम्र होने का नाटक करने का इरादा नहीं था। वह पास आई और वेमा के पाले की खंडेशम, उसके जूतों की आवाज फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया सहज रूप से थोड़ा पीछे हट गई। उसकी व्हील चेयर फिर से चरमरा गई। सिमरन ठीक उसके सामने रुकी, फिर अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द ठंडे और तीखे थे। उसने इस बारे में बात की कि प्रिया की जिंदगी कितनी दयनीय है, एक ऐसी महिला के साथ रहना कितना मुश्किल है जो कुछ भी नहीं कर सकती, और यह कितना अनुचित है अगर एक पुरुष को अपनी पत्नी के लिए अपना भविष्य बलिदान करना पड़े, जो केवल बैठ सकती है और रो सकती है। हर वाक्य एक थप्पड़ की तरह था। प्रिया जवाब देना चाहती थी, वह अपना बचाव करना चाहती थी, यह कहना चाहती थी कि वह अभी भी एक इंसान है जिसके पास दिल है, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी निकली, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। उसने सिमरन से रुकने की भीख मांगी, राज से यह याद रखने की भीख मांगी कि वे अभी भी शादी के बंधन में बंधे हैं। राज हिला नहीं, उसने उसे डांटा नहीं, उसने उसे रोका नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा, देख रहा था, जैसे यह सब उसका मामला ही नहीं था। वह चुप्पी चीखने चिल्लाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। सिमरन हल्की सी हंसी और फिर बोली कि प्रिया को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए कि अब समय आ गया है कि वह रास्ता दे कि दुनिया अनुचित है और कमजोर हमेशा किनारे कर दिए जाएंगे। प्रिया रोई, उसका रोना फूट पड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी, उसका शरीर व्हीलचेयर में हिल रहा था। उसने राज से भीख मांगी, उस आदमी का नाम उम्मीद भरी आवाज में लिया। उसने अतीत की याद दिलाई, वफादारी के वादों की और उन दिनों की जब वे अभी भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। आखिरकार राज ने बात की, लेकिन वे शब्द नहीं थे जिनकी प्रिया को उम्मीद थी। उसने एक सपाट लहजे में कहा कि वह थक गया है, कि उस दुर्घटना के बाद से उसकी जिंदगी रुक गई है, कि वह खुश रहना चाहता है और वह खुशी अब इस घर में नहीं है। उसने कहा कि प्रिया बहुत स्वार्थी है क्योंकि वह उसे सीमाओं से भरी जिंदगी में रोके हुए है। स्वार्थी शब्द ने प्रिया को चुप करा दिया, जैसे उसकी छाती के अंदर कुछ ढह गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पीड़ा को एक गलती माना जाएगा। अगले दिन और भी सूक्ष्म यातना में बदल गए, लेकिन लगातार सिमरन ज्यादा बार आने लगी। कभी सुबह, कभी रात। वह लिविंग रूम में बैठती, अपना फोन खोलती, जोर जोर से हंसती जैसे वह घर उसका हो। प्रिया बस कमरे के कोने से देख सकती थी, नजरअंदाज की हुई, अपमानित। राज कम घर आने लगा। जब वह घर आता तो वह बस थोड़ी देर के लिए रुकता, कपड़े लेता और फिर चला जाता। जब वह घर पर होता तो वह अब प्रिया को व्हील चेयर से बिस्तर पर जाने में मदद नहीं करता था। वह उसे खुद संघर्ष करने के लिए छोड़ देता था, उसके थके हुए हाथों और कंधों के साथ लड़खड़ाते हुए। एक रात प्रिया एक गिलास पानी लेने की कोशिश करते हुए गिर गई। उसका शरीर फर्श पर जा गिरा, उसके घुटने में जोर से चोट लगी। वह दर्द से रोई, राज का नाम बार बार पुकार रही थी। कोई जवाब नहीं आया। घर में सन्नाटा था, एक ऐसी जगह के लिए बहुत ज्यादा सन्नाटा जिसे घर कहा जाता है। वह बड़ी मुश्किल से वापस व्हील चेयर पर चढ़ी। उसकी सांसें तेज थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना था। उस पल उसे सच में अकेला महसूस हुआ। अगली सुबह राज लिविंग रूम का फर्श अस्त व्यस्त पाकर नाराज चेहरे के साथ घर लौटा। उसने नहीं पूछा क्यों। उसने प्रिया के घुटने पर लगे नीले घाव की परवाह नहीं की। उसने बस उसे डांटा, यह कहते हुए कि वह परेशानी का सबब है और बेशर्म है। सिमरन उस दोपहर फिर से आई, इस बार और भी ज्यादा हिम्मत से। वह सोफे पर पैर फैलाकर बैठी प्रिया को एक विजयी नजर से देख रही थी। उसने कहा कि वह और राज एक साथ रहने की योजना बना रहे हैं, कि यह घर बेच दिया जाएगा, कि प्रिया को जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाने शब्द ने प्रिया का दिल जैसे रोक दिया। उसने पूछा, कहां जाना है? सिमरन बस मुस्कुराई और फिर बोली कि यह उसका मामला नहीं है। उस पल से प्रिया ने कुछ अलग महसूस करना शुरू कर दिया। राज की तरफ से एक अजीब सी नजर थी। जब वह पास आती तो फुसफुसाहट बंद हो जाती थी। ऐसी रातें थीं जब उन्हें लगता था कि प्रिया सो गई है,
जबकि उसने बेडरूम के दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। उसने योजना सुनी, उसने बोझ से छुटकारा पाने के बारे में वाक्य सुने। एक बात था, आपकी सके तक करने अधिकता, एक नए जीवन के बारे में जो अतीत के बिना हो, और एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे सब कुछ बिना किसी हंगामे के खत्म हो जाए। प्रिया ने अपनी व्हील चेयर में खुद को गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसे न केवल प्यार न किए जाने का एहसास हुआ, बल्कि असुरक्षित भी महसूस हुआ। और बिना उसे एहसास हुए खतरा बहुत करीब था, उसे और भी गहरा गिराने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। उस दिन के बाद से वह छोटा सा घर फिर कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उसका हर कोना जैसे कोई खतरा छिपाए हुए था। प्रिया इसे राज के तनावपूर्ण चेहरे के साथ इधर उधर टहलने के तरीके से महसूस कर सकती थी। जिस तरह से उसका फोन हमेशा कसकर बंद रहता था, जिस तरह से सिमरन बिना किसी झिझक के ज्यादा बार आने लगी थी। सुबह जब सूरज अभी अभी उगा था और रोशनी लिविंग रूम की पतली खिड़की से अंदर आ रही थी, सिमरन फिर से आ गई थी। इस बार एक बड़ा बैग और एक चौड़ी मुस्कान के साथ, जैसे कि वह वास्तव में उस घर का एक स्थायी हिस्सा बन गई हो। वह बिना दस्तक दिए अंदर आई, सीधे सोफे पर बैठ गई, आराम से पैर फैलाकर। प्रिया, जो कमरे के कोने में थी, बस देख सकती थी। उसके हाथ व्हीलचेयर के पहियों को पकड़े हुए थे, डर, गुस्से और अविश्वास के मिले जुले एहसास को रोके हुए थे। यह घर कभी वह जगह थी जहां वह सबसे सुरक्षित महसूस करती थी। अब यह वह जगह बन गई थी जहां से वह सबसे ज्यादा भागना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर असमर्थ था। सिमरन ने इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने ताकिए हटाए, फूलदान की जगह बदली और यहां तक कि राज को कुछ नए फर्नीचर खरीदने के लिए भी कहा। उनकी आवाजें एक विवाहित जोड़े की तरह लग रही थीं, जो अपने भविष्य की योजना बना रहे थे। उनके हर शब्द से प्रिया की छाती और भी संकरी महसूस होने लगी। जब प्रिया ने बोलने की कोशिश की, यह याद दिलाने की कोशिश की कि वह अभी भी उसकी कानूनी पत्नी है, तो सिमरन बस हल्की सी हंसी। उसकी हंसी जोरदार नहीं थी, लेकिन चुभने के लिए काफी थी। उसने कहा कि कागज पर लिखे स्टेटस का कोई मतलब नहीं होता अगर उसका कोई फायदा ना हो। उसने कहा कि प्यार को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता जो पहले से ही टूट चुका हो। टूटा हुआ शब्द प्रिया पर बेरहमी से वार कर गया। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके आंसू उसकी गोद में गिर गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुर्घटना के बाद उसकी पीड़ा को, उसकी मौजूदगी को मिटाने का एक कारण बना दिया जाएगा। राज ने भी साथ दिया, इस बार और भी हिम्मत से और भी खुलेआम। उसने कहा कि उसे एक ऐसी पत्नी होने पर शर्म आती है जो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठती है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी रुक गई है क्योंकि उसे लगातार एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करनी पड़ती है। उसने कहा कि वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, हंसना चाहता है, बिना बोझ के चलना चाहता है। प्रिया ने अपनी साड़ी को मसला, उसका शरीर कांप रहा था। उसने राज से यह याद रखने की भीख मांगी कि कैसे उसने उस आदमी की देखभाल की थी जब वह बीमार पड़ा था, कैसे वह वफादार थी, कैसे उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन यह सब एक पुरानी कहानी की तरह लग रहा था जिसका अब कोई मतलब नहीं था। सिमरन खड़ी हुई और प्रिया के पास आई। उनकी दूरी इतनी कम थी कि प्रिया उसकी आंखों में जीत की नजर देख सकती थी। सिमरन ने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि प्रिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे अभी भी रहने के लिए एक जगह दी गई है, कि सभी महिलाएं उसके जितनी अच्छी नहीं होती। उसके बाद के दिन लंबे और कष्टदायी महसूस हुए। सिमरन ने रुकना शुरू कर दिया, कभी एक रात, कभी ज्यादा। वह मुख्य बेडरूम में सोती थी, जबकि प्रिया को रसोई के पास एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका गद्दा सख्त था, रोशनी मंद थी और वहां की हवा हमेशा नम रहती थी। राज अब प्रिया को जगह बदलने में मदद नहीं करता था। अगर प्रिया को बाथरूम जाना होता तो उसे खुद संघर्ष करना पड़ता था। उसका शरीर अक्सर लड़खड़ाता था। उसके हाथ शरीर का भार उठाने के कारण अक्सर छिल जाते थे। वह हर दर्द को अपने अंदर रखती थी, किसी को परवाह नहीं थी। वह दर्द को फोने परवाह को भी असने कही लगाई है। एक रात प्रिया मुख्य बेडरूम से उनकी आवाजों से जाग गई। हंसी की आवाज, फुसफुसाहट की आवाज, ऐसी आवाजें जो उसे कभी नहीं सुननी चाहिए थीं। उसके आंसू बिना आवाज किए बह रहे थे। उसने अपने पतले तकिए को गले से लगा लिया। उसे लगा कि उसका स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अगले दिन सिमरन उस छोटे से कमरे में आई जहां प्रिया रहती थी।
वह दरवाजे पर खड़ी थी, एक नीची नजर से देख रही थी। उसने कहा कि वह कमरा प्रिया जैसे लोगों के लिए उपयुक्त है, छोटा, संकरा और महत्वहीन। प्रिया ने खुद को रोकने की कोशिश की। वह स्थिति को और भी बदतर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन सिमरन रुकी नहीं। उसने कहा कि जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा, कि प्रिया अब किसी के लिए बोझ नहीं बनेगी। उन शब्दों ने प्रिया को सिहरा दिया। सिमरन की आवाज के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे डरा दिया। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, वहां एक विश्वास था, जैसे कि योजना परिपक्व हो चुकी हो। अगले दिन प्रिया ने एक ऐसी बातचीत सुनी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी। वह रसोई के दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठी थी। जब राज और सिमरन धीमी आवाज में बात कर रहे थे, उन्हें लगा कि प्रिया सो रही है। वे आजादी के बारे में बात कर रहे थे, अतीत से दूर एक नए जीवन के बारे में। और अगर प्रिया अभी भी वहां होती तो घर बेचना कितना मुश्किल होता। सिमरन ने कहा कि प्रिया को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना होगा। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें अटक गईं। उसने राज को एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सुना, फिर एक लंबी सांस ली। उसके बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि उसने भी वही सोचा है। बातचीत और भी धीमी फुसफुसाहट के साथ जारी रही, लेकिन एक वाक्य प्रिया के कानों में साफ सुनाई दिया। एक सुनसान जगह के बारे में एक वाक्य, इस बारे में कि कोई भी उसे नहीं खोजेगा, और इस बारे में कि सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाएगा। प्रिया ने चिल्लाने से बचने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी व्हील चेयर को धीरे धीरे दरवाजे से दूर धकेला। डर था कि उसकी आवाज सुनी जाएगी। उसके आंसू बिना रुके बह रहे थे। दुर्घटना के बाद पहली बार प्रिया को वास्तव में अपनी जान को खतरा महसूस हुआ। यह अब बेवफाई या छोड़े जाने के बारे में नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। वह उस रात बिल्कुल नहीं सोई। आंखें चौड़ी खुली हुई उस छोटे से कमरे की छत को देख रही थीं जो छिलने लगी थीं। उसने मन ही मन ईश्वर से सुरक्षा के लिए दुआ की। उसने ताकत के लिए भीख मांगी, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि क्या करना है। हर कदम की आवाज ने उसे चौंका दिया। हर चरमराते दरवाजे ने उसका दिल लगभग उछाल दिया। उसे एहसास हुआ कि समय अब उसके पक्ष में नहीं है। योजना चल रही थी और वह बस शिकार बनने की अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बाहर रात की हवा धीरे धीरे चल रही थी। उस घर के अंदर बुराई चुपचाप बढ़ रही थी, और प्रिया अपनी फटी पुरानी साड़ी और पुरानी व्हीलचेयर के साथ बस उस बड़े तूफान का इंतजार कर सकती थी जो जल्द ही उसकी जिंदगी को बेरहमी से तबाह करने वाला था। उस सुबह घर सामान्य से ज्यादा शांत महसूस हुआ। सूरज चढ़ चुका था, लेकिन खिड़की से आने वाली रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। प्रिया अपनी व्हीलचेयर पर रसोई के पास छोटे से कमरे में बैठी थी। उसके हाथ ठंडे थे, उसकी हथेलियां असामान्य पसीने से भीगी हुई थीं। नींद न आने वाली रात ने उसकी आंखें दुखाई थीं, लेकिन डर ने उसे जगाए रखा। दरवाजे के पीछे से उसने राज के कदमों की आवाज सुनी। कदम ठीक कमरे के सामने रुक गए। कोई दस्तक नहीं, कोई अभिवादन नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला। राज का चेहरा शांत दिख रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा शांत जो आमतौर पर कठोर होता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो प्रिया ने लंबे समय से नहीं देखी थी। उसका अंदर है। मुस्कान ने प्रिया को और भी डरा दिया। उसने धीमी आवाज में पूछा कि राज अलग क्यों दिख रहा है। राज ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस प्रिया को सिर से पांव तक देखा, फिर कहा कि आज वे थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। उसकी आवाज का लहजा दोस्ताना था, जैसे वह अपनी प्यारी पत्नी को सैर पर ले जा रहा हो। प्रिया ने अपना थूक निगला। उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। राज ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि वे बस ताजी हवा का आनंद लेना चाहते हैं। उसने कहा कि प्रिया बहुत लंबे समय से घर पर है, बहुत लंबे समय से खुद को बंद किए हुए है। वे शब्द मीठे लग रहे थे, लेकिन प्रिया जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। अब तक राज ने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी कि प्रिया को ताजी हवा की जरूरत है या नहीं। वह तो अक्सर प्रिया की व्हीलचेयर को घर से बाहर धकेलते समय शिकायत करता था। सिमरन पीछे से प्रकट हुई। वह अच्छी तरह से तैयार थी। उसका चेहरा उज्जवल था और उसकी मुस्कान चौड़ी थी। उसने भी साथ दिया, यह कहते हुए कि टहलने से प्रिया को बेहतर महसूस होगा। उसकी आंखों ने प्रिया को एक ऐसे नजर से देखा जिसे पढ़ना मुश्किल था, जैसे वह अपनी झूठी खुशी के पीछे कुछ छिपा रही हो। प्रिया ने अपनी साड़ी को मसला। उसका दिल चीख रहा था कि वह मना कर दे, लेकिन उसका मुंह बंद था।
उसे डर था कि मना करने से कुछ और भी बदतर हो जाएगा। उसने धीरे से सिर हिलाया, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। उन्होंने सब कुछ जल्दी से तैयार कर लिया। राज ने व्हील चेयर को एक कठोर हरकत से कार में डाल दिया, जबकि सिमरन फोन चेक करते हुए खड़ी थी। कोई कोमल ध्यान नहीं, कोई सावधानी नहीं, सब कुछ जल्दबाजी में महसूस हुआ। जब प्रिया को कार की सीट पर शिफ्ट किया गया तो उसका शरीर अकड़ गया। राज के हाथ के हर स्पर्श ने उसे कंपा दिया। वह चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, दूर होते शहर की सड़कों को याद करने की कोशिश कर रही थी। कार शहर से बाहर निकल गई, इमारतें पेड़ों में बदल गईं, सड़कें और सुनसान होती गईं। प्रिया ने बात करने की कोशिश की, पूछा कि वे कब वापस आएंगे। राज ने छोटा सा जवाब दिया, उसे चुप रहने और यात्रा का आनंद लेने के लिए कहा। सिमरन हल्की सी हंसी और फिर बोली कि प्रिया बहुत ज्यादा सवाल पूछती है। उसकी आवाज का लहजा मजाकिया था, जैसे यह सब एक मजेदार खेल हो। प्रिया ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह थक गई है, कि वह घर जाना चाहती है। राज ने जवाब नहीं दिया। उसने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा तन गया, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। कार आखिरकार एक बहुत ही सुनसान इलाके में रुक गई। ऊंचे पेड़ घने रूप से खड़े थे, जिससे सूरज की रोशनी का घुसना मुश्किल हो गया था। हवा नम और ठंडी महसूस हुई। कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, बस कीड़ों की आवाज और धीरे धीरे सरसराहट करती हवा। प्रिया ने अपनी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, वे ऐसी जगह पर क्यों रुके हैं? राज ने बिना जवाब दिए कार का दरवाजा खोला। सिमरन पहले उतरी, एक संतुष्ट भाव से चारों ओर देख रही थी। व्हील चेयर को ट्रंक से नीचे उतारा गया। राज की हरकतें कठोर थीं, सामान्य जैसी नहीं। प्रिया को बस यूं ही शिफ्ट कर दिया गया। अगर उसने जोर से नहीं पकड़ा होता तो वह लगभग गिर जाती। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन डर कहीं ज्यादा बड़ा था। जब व्हील चेयर के पहियों ने जमीन को छुआ तो प्रिया को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य सैर नहीं थी। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, पेड़ की जड़ें हर जगह निकली हुई थीं। उसकी व्हील चेयर को हिलाना मुश्किल था। सिमरन प्रिया के सामने खड़ी थी, चौड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि यह जगह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अकेले रहना चाहते हैं। उसने कहा कि यहां किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रिया रोई, उसका रोना फूट पड़ा। वह अब और उसे रोक नहीं सकती थी। उसने राज से भीख मांगी, उसका नाम बार बार पुकार रही थी। उसने पूछा, उसके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए उसकी क्या गलती है? उसने कहा कि वह अभी भी उसकी कानूनी पत्नी है। उसने कहा कि वह बस घर जाना चाहती है। राज ने उसे लंबे समय तक देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन सिमरन तुरंत पास आई, राज का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई। वह फुसफुसाहट साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह राज के चेहरे को फिर से ठंडा करने के लिए काफी थी। उसने कहा कि सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है। उसने कहा कि प्रिया केवल उसके नए जीवन में बाधा बनेगी। उसने कहा कि यह सबके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। सबसे अच्छा शब्द एक मजाक जैसा लगा। प्रिया चीखी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपनी व्हील चेयर को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पहिया एक पेड़ की जड़ में फंस गया। वह फंस गई थी। राज ने व्हील चेयर को पेड़ों की ओर और अंदर धकेल दिया। हर धक्के से प्रिया और भी घबरा गई। उसने राज का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे झटक दिया। सिमरन हल्की सी हंसी और फिर बोली कि प्रिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे बस यूं ही नहीं फेंक दिया गया। उन शब्दों ने प्रिया को और भी तोड़ दिया। आखिरकार वे रुक गए। चारों ओर केवल पेड़ और झाड़ियां थीं। राज ने व्हील चेयर का हैंडल छोड़ दिया। उसने प्रिया को आखिरी बार देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। सिमरन पीछे पीछे गई, लेकिन जाने से पहले वह मुड़ी और बोली कि जिंदगी सच में क्रूर है। वह फिर दूर चली गई, प्रिया को अकेला छोड़कर। उनके कदमों की आवाज गायब हो गई। कार के इंजन की आवाज दूर होती गई। प्रिया सिसक रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया था। वह एक ऐसी व्हील चेयर के साथ जंगल के बीच में अकेली थी जो आजादी से नहीं हिल सकती थी, और एक दिल जो टुकड़ों में टूट गया था। उसने ऊपर देखा, उन पत्तियों के बीच जो आसमान को ढंक रही थीं। अपनी बची हुई ताकत से उसने ईश्वर से दुआ की, भीख मांगी कि वह इस जगह पर न मरे। उसके आंसू जमीन पर गिर गए, एक ऐसी निराशा के साथ मिल गए जो इतनी बड़ी कभी नहीं थी।
और उस सन्नाटे के बीच प्रिया को अभी तक नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन उस बदलाव के आने से पहले उसे उस सबसे क्रूर विश्वासघात से बचना था जिसका उसने कभी अनुभव किया था। उस सन्नाटे ने सब कुछ निगल लिया। कार की आवाज पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद जो कुछ बचा था वह थी हवा की सरसराहट और कीड़ों की लगातार भनभनाहट। प्रिया अपनी व्हील चेयर पर अकड़ी हुई बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, घने पेड़ों को देख रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें अनियमित थीं। उसकी छाती में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक ऐसे डर ने जोर से निचोड़ा हो जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसकी आवाज कर्कश, टूटी हुई निकली, फिर पेड़ के तनों के बीच खो गई। वह फिर से चिल्लाई, और भी जोर से, किसी को भी बुला रही थी जो शायद गुजर रहा हो। कोई जवाब नहीं आया। ठंडे और उदासीन प्रकृति के अलावा जीवन का कोई संकेत नहीं था। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। उसके आंसू तेजी से बह निकले। उसका रोना फूट पड़ा, अब और दबा हुआ नहीं। उसका शरीर भी हिल रहा था। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। वह डर के मारे रोई, दर्द के मारे और उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने के कारण जो उसे बचाना चाहिए था। हर सिसकी उसकी छाती को चीरती हुई महसूस हुई। उसने अपनी व्हील चेयर को हिलाने की कोशिश की। पहिए पेड़ की जड़ों और ऊबड़ खाबड़ जमीन में फंस गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। पहियों को बहुत जोर से खींचने के कारण उसके हाथों में दर्द हो रहा था। कुर्सी बस थोड़ा सा खिसकी और फिर से रुक गई। उसकी कनपट्टी पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसकी ताकत जल्दी खत्म हो गई। उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हांफते हुए उसकी आंखें धुंधला गईं। आसपास की हवा नम और भारी महसूस हुई, जिससे उसकी सांसें और भी उखड़ने लगीं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जो रोशनी पहले पत्तियों के बीच से छन रही थी वह अब और भी मंद हो गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया। प्रिया को एहसास हुआ कि समय उसके पक्ष में नहीं है। उसने चारों ओर देखा, किसी ऐसी जगह की तलाश में जो शायद ज्यादा सुरक्षित हो। कोई सड़क नहीं थी, कोई टायर के निशान नहीं थे, बस झाड़ियां, मिट्टी और ऊंचे पेड़ थे। निराशा की भावना धीरे धीरे ठंडक और दबाव के साथ रेंगने लगी। वह धीमी आवाज में खुद से बात करने लगी, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, उसकी कोमल आवाज, वह आलिंगन जो उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराता था। उसे अपना बचपन याद आया जब दुनिया बहुत सरल लगती थी। उस याद ने उसके आंसू और भी तेज कर दिए। उसका पेट दुखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसका मुंह सूख गया था। उसने अपने होठों को चाटने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं था। उसके हाथ ने व्हील चेयर से लटक रहे छोटे से बैग को टटोला। उसके अंदर केवल एक रूमाल और लगभग खत्म हो चुकी बैटरी वाला एक फोन था। कोई सिग्नल नहीं था। फोन की स्क्रीन पर केवल कोई सेवा नहीं लिखा हुआ था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस फोन को मसला और फिर उसे वापस रख दिया। जो छोटी सी उम्मीद जगी थी वह तुरंत बुझ गई। जैसे जैसे अंधेरा और गहरा होता गया, जंगल में आवाजें बदल गईं। कीड़ों की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। कहीं से एक टहनी टूटने की आवाज आई, पता नहीं क्यों। हर आवाज प्रिया को चौंका देती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह बाहर निकलना चाहता हो। उसने खुद को गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। जो घिसी पिटी साड़ी उसने पहन रखी थी वह उसे रात की ठंडी हवा से बचाने के लिए काफी नहीं थी। उसने अपने पेट को पकड़ लिया। भूख और डर को एक साथ रोकने की कोशिश कर रही थी। उस निराशा में प्रिया ने अपना चेहरा उठाया। उसने उस आसमान को देखा जो पत्तियों के बीच से बस थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने ईश्वर से दुआ की। उसने जीने का एक मौका मांगा। उसने भीख मांगी कि वह इस जगह पर अकेली न मरे। उसने भीख मांगी कि अगर यह एक परीक्षा है तो उसे सहने की ताकत दी जाए। उसका रोना धीरे धीरे कम हो गया। उसकी जगह हांफने वाली सांसों ने ले ली। वह जानती थी कि रोने से वह नहीं बचेगी। उसे सहना होगा, कम से कम सुबह तक। उसने शरीर को गर्म रखने का तरीका सोचने की कोशिश की। उसने व्हील चेयर को थोड़ा झुका दिया ताकि वह सीधे हवा के संपर्क में न आए। उसके हाथ ने साड़ी के कपड़े को मसला, उसे शरीर के ओर करीब खींच लिया। वह स्थिति आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट लंबा महसूस हो रहा था। नींद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया।
उसे डर था कि अगर वह सो गई तो वह फिर कभी नहीं उठेगी। सन्नाटे के बीच उसका मन राज के चेहरे पर चला गया। उसे समझ नहीं आया कि वह आदमी इतना कैसे बदल सकता है, प्यार नफरत में कैसे बदल सकता है, वादा इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है। उसे गुस्सा आया, लेकिन उससे भी ज्यादा वह टूट गई थी। उसे सिमरन भी याद आई, उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान, उसके क्रूर शब्द और वह हंसी जो उसकी पीड़ा का आनंद लेती हुई लगती थी। उसके दिल का दर्द एक छोटी सी आग में बदल गया, एक ऐसी आग जो अभी बड़ी नहीं थी लेकिन उसे सहने के लिए काफी थी। कई बार उसने दूर से कदमों की आवाज सुनी। उसने अपनी सांस रोकी, सुनने की कोशिश कर रही थी। पता चला कि यह बस एक छोटे जानवर की आवाज थी। वह छोटी सी उम्मीद फिर से टूट गई। रात और गहरी होती गई, ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। उसका शरीर थकने लगा, उसकी आंखें भारी हो गईं, उसका सिर चकराने लगा। उसने मन ही मन फिर से दुआ की, भीख मांगी कि कोई गुजर जाए, कोई भी। और जब वह लगभग हार मान चुकी थी तो उसे धुंधली सी एक और आवाज सुनाई दी। प्रकृति की आवाज नहीं, वह आवाज एक इंजन की तरह लग रही थी, दूर लेकिन वास्तविक। प्रिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने और ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह आवाज फिर से आई और फिर गायब हो गई। पता नहीं यह वास्तविक था या उसके निराश मन का एक खेल। अपनी बची हुई ताकत से प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज छोटी थी लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला दुख रहा था, उसकी आवाज फट गई। उसने इंतजार किया, कोई जवाब नहीं आया। उसके आंसू फिर से गिर गए, लेकिन इस बार अलग थे। एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो बुझना नहीं चाहती थी। प्रिया ने उस दिशा में देखा जहां से आखिरी बार आवाज आई थी, अपनी व्हील चेयर को जोर से पकड़े हुए। उस अंधेरे और ठंडे जंगल के बीच प्रिया को नहीं पता था कि वह मिलेगी या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी और उसकी किस्मत किसी ऐसे व्यक्ति के कदमों का इंतजार कर रही थी जो शायद सब कुछ बदल दे। उस इंजन की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और साफ और करीब। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, उसकी सांसें रुकी हुई थीं, फिर हाँफते हुए बाहर निकलीं। उसने अपने अकड़े हुए और ठंडे शरीर में बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की। वह फिर से चिल्लाई। उसकी आवाज लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने जोर लगाया। उसका गला दुख रहा था, उसकी छाती में जलन महसूस हो रही थी। वह चीख जंगल के बीच में टूट गई, कमजोर लेकिन सच्ची सुनाई दे रही थी। एक ऐसे व्यक्ति की चीख जो अकेला मरना नहीं चाहता था। दूर से एक सर्चलाइट ने पेड़ों को खंगाला। एक सफेद रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, अंधेरे को काट रही थी। प्रिया को अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं हुआ। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके आंसू बिना एहसास हुए गिर गए। एक जीप उस जगह से ज्यादा दूर नहीं रुकी जहां वह फंसी हुई थी। दरवाजा खुला। एक आदमी, अर्जुन, तेजी से नीचे उतरा। उसका कद सीधा था, उसके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे। जब उसकी नजर झाड़ियों के पीछे प्रिया पर पड़ी तो उसका चेहरा हैरान रह गया। अर्जुन पास आया, ध्यान से टहनियों को हटा रहा था। जब उसने प्रिया को और साफ देखा तो उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों ने चारों ओर देखा, फिर प्रिया के पीले और आंसुओं से भरे चेहरे पर वापस आ गईं। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसके होंठ कांप रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। अर्जुन तुरंत उसके सामने झुक गया, उसे डराने से बचने के लिए दूरी बनाए हुए था। उसने प्रिया से शांत रहने के लिए कहा। उसने कहा कि प्रिया अब सुरक्षित है। उसकी आवाज का लहजा कठोर नहीं था, जबरदस्ती नहीं था, बस शांत था, जैसे वह व्यक्ति जो संकट के समय निर्णय लेने का आदी हो। प्रिया आखिरकार बोल पाई, हालांकि रुक रुक कर। उसने कहा कि उसे छोड़ दिया गया है, कि उसके पति ने उसे इस जगह पर फेंक दिया है। वे शब्द रोने के साथ मिले हुए निकले। हर वाक्य एक नया घाव खोल रहा था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, उसका जबड़ा कस गया। उसने उस समय और कुछ नहीं पूछा। वह तुरंत खड़ा हुआ और अपनी जीप से एक शॉल ले आया। उसने वह शॉल प्रिया के शरीर पर कोमलता से लपेट दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कांपते हुए कंधे ढक जाएं। फिर उसने जड़ में फंसी व्हील चेयर को देखा। उसने ध्यान से उसका रास्ता साफ किया, सामने वाले हिस्से को थोड़ा उठाया और पहियों को घुमाया ताकि वह हिल सके। उसकी हरकतें स्थिर थीं, बिना किसी झिझक के, लेकिन फिर भी प्रिया की स्थिति का ध्यान रख रही थीं। उसने प्रिया को अपनी जीप में बुलाया।
जब उसने प्रिया को एक मजबूत लेकिन कोमल हाथ की मदद से सीट पर उठाया और बिठाया तो प्रिया ने दर्द के डर से अपनी सांस रोक ली। लेकिन वह स्पर्श अलग था, कठोर नहीं, साथों के साथ लोक ली, साथों के साथ, जल्दबाजी में नहीं। उसके शरीर को सही ढंग से सहारा दिया गया था। जीप के अंदर बैठते ही गर्माहट महसूस होने लगी। अर्जुन ने हीटर चालू कर दिया। उसने पीने के लिए पानी दिया और प्रिया से धीरे धीरे पीने के लिए कहा। वह पानी प्रिया के शरीर में फिर से बहते हुए जीवन जैसा महसूस हुआ। जीप जंगल छोड़कर चली गई। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे को धीरे धीरे दूर होते हुए देखा। उसके आंसू फिर से गिर गए, लेकिन इस बार केवल डर के कारण नहीं, एक राहत की भावना थी जो धीरे धीरे आ रही थी। अर्जुन ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। उसने कहा कि वह एक व्यावसायिक यात्रा पर था और जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की हालत में जंगल के बीच में कोई मिलेगा। उसने पूछा, क्या प्रिया का कोई परिवार है जिससे संपर्क किया जा सके? प्रिया ने कमजोर रूप से सिर हिलाया। जब उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कहां जाना है तो उसकी आवाज छोटी थी। जिस घर को वह जानती थी वह अब घर नहीं रहा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि आज रात के लिए सबसे जरूरी बात प्रिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना है। उसने जीप को नजदीकी अस्पताल की ओर मोड़ दिया। कोई बहस नहीं, कोई झिझक नहीं। अस्पताल में प्रिया का तुरंत इलाज किया गया। डॉक्टर और नर्स जल्दी आए। व्हीलचेयर को एक बिस्तर से बदल दिया गया। तेज रोशनी ने प्रिया की आंखें दुखाईं, लेकिन उसे सुरक्षित महसूस हुआ। पहली बार इतने लंबे समय के बाद उसे लगा कि कोई वास्तव में उसकी परवाह करता है। अर्जुन परीक्षा कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसके हाथ बार बार मुट्ठी में बंध रहे थे और खुल रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आया और कहा कि प्रिया की हालत कमजोर लेकिन स्थिर है, तो उसकी सांसें थोड़ी राहत की हुईं। डॉक्टर ने बताया कि प्रिया को भारी थकान, निर्जलीकरण और गंभीर मानसिक तनाव है। उसके पैरों में वास्तव में समस्या थी, लेकिन सही चिकित्सा से अभी भी अवसर था। वह वाक्य एक अंधेरे सुरंग के अंत में एक छोटी सी रोशनी की तरह था। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अनुरोध किया कि प्रिया का सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ इलाज किया जाए। उसने ज्यादा बात किए बिना कागजात पर हस्ताक्षर किए। उसका रवैया दृढ़ था, जैसे कि वह निर्णय एक सामान्य बात हो। जब प्रिया को एक कमरे में शिफ्ट किया गया तो अर्जुन थोड़ी देर के लिए अंदर आया। वह बिस्तर के पास खड़ा था, दूरी बनाए हुए था। उसने कहा कि प्रिया शांति से आराम कर सकती है, वह यहीं है। प्रिया ने उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखा। वह धन्यवाद कहना चाहती थी। कहा था, प्रिया मैं की बड़ी हमकी, लेकिन वे शब्द उसके लिए बहुत छोटे लग रहे थे जो उसे अभी अभी मिला था। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उस रात प्रिया पिछली रातों की तुलना में ज्यादा गहरी नींद सोई। हालांकि उसका शरीर अभी भी दुख रहा था और उसका मन घावों से भरा हुआ था। उसे अकेला महसूस नहीं हुआ। बाहर कोई था जिसने उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए पाया था। प्रतीक्षालय की कुर्सी पर अर्जुन फर्श को देखते हुए बैठा था। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? कोई कैसे एक असहाय महिला को जंगल के बीच में छोड़ सकता है? उसका झबड़ा फिर से कस गया। उसे नहीं पता था कि यह संक्षिप्त मुलाकात उन दोनों की जिंदगी बदल देगी। उसे नहीं पता था कि जिस महिला को उसने सबसे टूटी हुई हालत में पाया था, वह एक दिन इतनी ताकत के साथ सीधी खड़ी होगी कि बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। और प्रिया, जो उस कमरे के दरवाजे के पीछे सो रही थी, उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी जिंदगी ने अभी अभी एक तेज मोड़ लिया है। मौत के मुंह से एक लंबी सड़क की ओर जो उसे धीरे धीरे परखेगी और मजबूत करेगी। उस अस्पताल के कमरे में सुबह धीरे धीरे हुई। सूरज की रोशनी बड़ी खिड़की से अंदर आई, साफ सुथरी सफेद चादर पर धीरे से पड़ रही थी। प्रिया ने एक अजीब एहसास के साथ अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए वह भूल गई कि वह कहां है। फिर दवा की गंध, चिकित्सा उपकरणों की आवाज और उसके शरीर में दर्द ने उसे वह सब याद दिला दिया जो हुआ था। वह अभी भी जिंदा थी। इस एहसास ने उसकी छाती को कंपा दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, फिर धीरे धीरे गिर गए। डर के आंसू नहीं, बल्कि राहत के आंसू। जिस रात उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी का अंत हो जाएगा, वह एक ऐसी शुरुआत में बदल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक नर्स गर्म मुस्कान के साथ अंदर आई। उसके बोलने का तरीका कोमल था। जिस तरह से उसने प्रिया का हाथ छुआ वह बहुत सावधानी से भरा था। उसने प्रिया की हालत के बारे में पूछा, क्या शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है? क्या वह आराम से सांस ले पा रही है? प्रिया ने धीरे धीरे जवाब दिया, जाप दिया, ये जाप दिया, ये क्या में? उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन हर बार जब नर्स उसे देखती तो एक सुरक्षा की भावना बहती थी। कोई नीची नजर नहीं थी, कोई चिड़चिड़ा लहजा नहीं था, बस सच्ची देखभाल थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उनका स्पष्टीकरण साफ और शांत था। उन्होंने कहा कि प्रिया की हालत वास्तव में गंभीर है, लेकिन उम्मीद के बिना नहीं। लंबे समय तक न हिलाए जाने और लंबे समय तक मानसिक दबाव के कारण उसके पैर की मांसपेशियां कमजोर हो गई थीं। नियमित चिकित्सा के साथ ठीक होने की संभावना अभी भी थी। संभावना शब्द ने प्रिया का दिल तेजी से धड़का दिया। वह लगभग उम्मीद करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब तक उसे केवल दया या अस्वीकृति की नजरें मिली थीं। अब कोई था जो गंभीरता से भविष्य के बारे में बात कर रहा था। कुछ घंटों बाद अर्जुन आया। वह दरवाजे के पास खड़ा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी उपस्थिति परेशान न करे। उसका चेहरा पिछली रात की तुलना में ज्यादा ताजा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी देखभाल का भाव था। उसने प्रिया की हालत के बारे में एक विनम्र लहजे में पूछा, न ज्यादा न जबरदस्ती। प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया, फिर कांपती हुई आवाज में धन्यवाद कहा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि उस शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत न हो। उसने कहा कि प्रिया को इलाज के खर्च के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने सब कुछ संभाल लिया है। प्रिया हैरान रह गई। उसने सहज रूप से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अर्जुन ने उसे एक साधारण वाक्य से रोक दिया। उसने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो लगभग अपनी जान गंवा चुका हो, बोझ नहीं है, यह साथी मनुष्यों के रूप में एक कर्तव्य है। उन शब्दों ने उस दीवार को भेद दिया जो इतने लंबे समय से प्रिया के दिल की रक्षा कर रही थी। एक दीवार जो हीन भावना और छोड़े जाने के डर से बनी थी। पहली बार उसे गरिमा के साथ व्यवहार किया गया, बोझ के रूप में नहीं। अगले दिन इलाज और जांच में बीते। हर सुबह एक नर्स प्रिया को बैठने में मदद करती, उसके शरीर को साफ करती, कपड़े बदलती। कोई कठोर हरकत नहीं, कोई शिकायत नहीं। उन्होंने प्रिया के साथ धैर्य से व्यवहार किया, जैसे कि उनका समय मरीज के आराम की तुलना में मूल्यवान न हो। चिकित्सा धीरे धीरे शुरू हुई। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक दोस्ताना मुस्कान के साथ आया, हर कदम को समझा रहा था। जब प्रिया के पैर हिलाए गए तो दर्द फैल गया। प्रिया ने मुंह बनाया, उसके हाथ ने चादर को पकड़ लिया। उसकी भौहों पर ठंडा पसीना था। वह पहले दिन लगभग हार मान चुकी थी। दर्द और निराशा के कारण आंसू गिर गए, लेकिन उस फिजियोथेरेपिस्ट ने जबरदस्ती नहीं की। उसने प्रिया से धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहा, रुकने का समय दिया, फिर धीरे धीरे जारी रखा। हर सत्र भारी महसूस हुआ। उसका शरीर थक गया, उसकी मांसपेशियां दुख रही थीं, लेकिन उस दर्द के पीछे कुछ अलग था। एक छोटी सी उम्मीद थी जो बढ़ने लगी थी, एक ऐसी उम्मीद जो लंबे समय से मर चुकी थी। अर्जुन अक्सर आता था, हालांकि हमेशा लंबे समय तक नहीं। कभी कभी बस थोड़ी देर के लिए बैठता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रिया अकेली नहीं है। वह अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, बस यह कहता था कि उसके पास एक मांग वाला काम है और वह अक्सर यात्रा करता है। हालांकि उसका रवैया हमेशा एक जैसा था, शांत, दृढ़, दयालु नहीं, लेकिन ठंडा भी नहीं। प्रिया उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगी थी। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन एक सुरक्षा की भावना थी जिसे समझाना मुश्किल था। एक दोपहर एक थका देने वाले चिकित्सा सत्र के बाद प्रिया बिस्तर पर विचारमग्न बैठी थी। उसने अपने पैरों को देखा, एक ही समय में गुस्सा और उदास महसूस कर रही थी। उसे वे सभी क्रूर शब्द याद आए जो उसने कभी सुने थे, अपने टूटे हुए होने के बारे में, अपने बेकार होने के बारे में। उसके आंसू फिर से गिर गए। अर्जुन, जो अभी अभी कमरे में आया था, ने उसे देखा। उसने सीधे बात नहीं की। वह एक कुर्सी पर बैठ गया, प्रिया के शांत होने का इंतजार कर रहा था। जब प्रिया ने अपना चेहरा उठाया तो अर्जुन ने धीरे से कहा कि उसके शरीर के साथ जो हुआ वह उसके मूल्य का माप नहीं है। उसने कहा कि जो व्यक्ति उसे फेंकने की हिम्मत कर सकता है वह हृदयहीन है, प्रिया नहीं। वह वाक्य सरल था, लेकिन प्रिया के घाव के केंद्र में ठीक लगा। वह सिसक रही थी,
अपने चेहरे को अपने हाथों से ढंक रही थी। पहली बार किसी ने बिना शर्त उसका बचाव किया था। रात में प्रिया ने मन ही मन दुआ की। उसने ईश्वर का शुक्र अदा किया कि उसे अभी भी जीवन दिया गया है और उसे ऐसे लोगों से मिलवाया गया है जिन्हें वह नहीं जानती थी, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने को तैयार थे। वह दुआ जंगल में निराशा की दुआ से अलग महसूस हुई। यह दुआ उम्मीद से भरी थी। दिन बीतते गए, प्रिया की हालत धीरे धीरे सुधरती गई। वह बिना चक्कर महसूस किए ज्यादा देर तक बैठ सकती थी। वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाने लगी थी। हालांकि अभी भी मदद से हर छोटी सी प्रगति का नर्सों और चिकित्सक द्वारा सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत किया जाता था। अर्जुन ने एक दिन कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद प्रिया को अपनी पुरानी जगह पर लौटने की जरूरत नहीं है। उसने एक अस्थायी, सुरक्षित और आरामदायक रहने की जगह की पेशकश की ताकि प्रिया अपनी रिकवरी पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रिया हिचकिचाई। उसे निर्भर होने से डर लग रहा था। उसे फिर से चोट लगने से डर लग रहा था, लेकिन अपने दिल में वह जानती थी कि उसके पास कोई और जगह नहीं है। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। उस फैसले ने प्रिया की जिंदगी को एक नए अध्याय में पहुंचा दिया। एक ऐसा अध्याय जहां उसके साथ अब टूटे हुए सामान की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। एक ऐसा अध्याय जहां उसने धीरे धीरे मानवता की भावना को फिर से महसूस किया और प्रिया को बिना एहसास हुए जो भावनात्मक घाव उसने इतने लंबे समय से दबाए हुए थे, वे खुलने लगे। उसे फिर से चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ठीक होने के लिए। वह सड़क अभी भी लंबी और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन पहली बार प्रिया अब अकेली नहीं चल रही थी। अस्पताल से निकलने के बाद के दिन प्रिया के लिए एक ही समय में अजीब और सुकून देने वाले थे। उसे एक साफ सुथरे, शांत और शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक घर में ले जाया गया। वह घर जरूरत से ज्यादा आलीशान नहीं था, लेकिन करीने से सजा हुआ और रोशनी से भरपूर था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से हर सुबह सूरज की रोशनी बेरोकटोक अंदर आती थी, जैसे कि प्रिया की जिंदगी से बचे हुए अंधेरे को दूर करने के लिए जानबूझकर लाया गया हो। उस घर में प्रिया का अपना कमरा था। उसका बिस्तर नरम था, बाथरूम आसानी से पहुंचा जा सकता था और सब कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वह सुरक्षित रूप से घूम सके। कोई शिकायत भरी नजरें नहीं, कोई डांट की आवाज नहीं। वहां मौजूद हर कोई उसके साथ सम्मान से पेश आता था। अर्जुन ज्यादा देर तक नहीं दिखता था, लेकिन उसकी हर उपस्थिति शांति लाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि प्रिया की सभी जरूरतें पूरी हों। उसने सबसे अच्छे चिकित्सक भी लाए, ऐसे लोग जो गंभीरता और पूरी सहानुभूति के साथ काम करते थे। चिकित्सा और भी गहन हो गई। हर सुबह प्रिया अपने पैरों को हिलाने का अभ्यास करती थी। दर्द अभी भी था, यहां तक कि अक्सर रात में उसे चुपचाप रुला देता था। उसकी मांसपेशियां अकड़ गई थीं, उसका शरीर जल्दी थक जाता था। ऐसे दिन भी थे जब वह हार मान लेना चाहती थी, जब उसका मन अतीत के क्रूर शब्दों से फिर से भर जाता था। ऐसे दिनों में प्रिया बिस्तर के किनारे लंबे समय तक बैठी रहती, फर्श को देखती, छोटा और कमजोर महसूस करती। वह खुद से पूछती, यह सब किस लिए? क्या वह सच में ठीक हो सकती है या उसे सिर्फ झूठी उम्मीद दी जा रही है? हालांकि जब भी शक आता, उसे उस रात जंगल की याद आती। उसे हड्डियों तक चुभने वाली ठंड, भूख और अकेले मरने का डर याद आता। उसकी तुलना में चिकित्सा के दौरान होने वाला दर्द अलग महसूस होता था। यह एक ऐसा दर्द था जो उम्मीद लेकर आया था। धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगे। उसके पैर की उंगलियां ज्यादा आसानी से हिल सकती थीं। उसके पैर स्पर्श पर प्रतिक्रिया करने लगे थे। जब वह पहली बार अपनी एड़ी को फर्श से कुछ सेकंड के लिए उठा पाई, तो उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसने अपना मुंह ढंक लिया। जो अभी अभी हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। चिकित्सक मुस्कुराया और उसे दोहराने के लिए कहा। इस बार प्रिया ने एक लंबी सांस ली, बिस्तर के किनारे को मसला और फिर से कोशिश की। हरकत छोटी थी लेकिन वास्तविक थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके पैर मान गए। उस दिन प्रिया उदासी के कारण नहीं रोई, वह उस उम्मीद के कारण रोई जो आखिरकार वास्तविक महसूस हुई। अर्जुन शाम को आया। उसने प्रिया के हाव भाव में एक अंतर देखा। उन आंखों में एक छोटी सी रोशनी थी जो पहले हमेशा मंद रहती थी। जब प्रिया ने उस छोटी सी प्रगति के बारे में बताया, तो अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने ताली नहीं बजाई या जयकार नहीं किया।
लेकिन उसकी आंखों की नजर ने स्पष्ट रूप से गर्व दिखाया। उसने कहा कि हर छोटा कदम फिर भी एक कदम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें। वह वाक्य प्रिया के दिल में गहराई से बस गया। सप्ताह बीत गए, चिकित्सा और भी कठिन हो गई। प्रिया ने एक उपकरण की मदद से खड़ा होना सीखना शुरू कर दिया। जब पहली बार उसके शरीर को व्हीलचेयर से उठाया गया तो उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसके घुटने ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वे टूट जाएंगे। उसकी भौहों पर पसीना बह रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। अगर चिकित्सक ने तेजी से नहीं पकड़ा होता तो वह लगभग गिर जाती। डर ने तुरंत हमला कर दिया। प्रिया वापस बैठना चाहती थी, उस दर्द से भागना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ने उसे रोक लिया। उसे राज का चेहरा याद आया जब उसने उसे आखिरी बार जंगल में देखा था। एक ठंडा, पश्चाताप रहित चेहरा। उसे सिमरन की हंसी याद आई। वह सारा दर्द उसकी छाती में एक शक्तिशाली प्रेरणा में बदल गया। उसने कहा कि वह फिर से कोशिश करना चाहती है। हांफती हुई सांसों के साथ प्रिया ज्यादा देर तक खड़ी रही। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह आखिरकार वापस बैठी तो उसका शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन उसका दिल एक ऐसी भावना से भरा हुआ था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस रात वह अपने कमरे में लंबे समय तक रोई। दर्द के कारण नहीं, बल्कि यह महसूस करने के कारण कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं है। पहली बार उसे अपने शरीर और अपने भविष्य पर नियंत्रण महसूस हुआ। अगले दिन एक कठिन लेकिन ईमानदार दिनचर्या बन गए। सुबह उठना, चिकित्सा, आराम, फिर से अभ्यास। उसका शरीर अक्सर टूटा हुआ महसूस होता था, लेकिन उसकी भावना बढ़ती गई। वह हर छोटी सी प्रगति को मन ही मन मनाती थी। एक सुबह चिकित्सक ने उसे एक कदम उठाने की कोशिश करने के लिए कहा। एक उपकरण और एक मजबूत पकड़ की मदद से बस एक छोटा सा कदम। प्रिया खड़ी हुई। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सभी मांसपेशियां जैसे विरोध कर रही थीं। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर से खोलीं। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा कि वह यह कर सकती है। उसने एक पैर उठाया और उसे आगे रखा। वह कदम छोटा और अपूर्ण था, लेकिन यह उसका पहला कदम था। इतने लंबे समय तक व्हीलचेयर में कैद रहने के बाद आंसू तुरंत गिर गए। चिकित्सक चौड़ी मुस्कुराया। प्रिया अपनी सिसकियों के बीच हंस रही थी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। प्रगति की खबर ने अर्जुन को ज्यादा बार आने पर मजबूर कर दिया। वह प्रिया से और ज्यादा बात करने लगा। कड़ी मेहनत के बारे में, कैसे जिंदगी अक्सर निर्दोष लोगों को गिरा देती है, उठने या डूबने के विकल्प के बारे में। प्रिया ने ध्यान से सुना। वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी। दुनिया सच में क्रूर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हारना ही था। धीरे धीरे प्रिया ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सिर्फ ठीक होने के बारे में नहीं, बल्कि उसके बाद के जीवन के बारे में। उसे अपने पुराने सपने याद आए, एक छोटे से व्यवसाय के बारे में, अपने हाथों से कुछ बनाने के बारे में, शाब्दिक और भावनात्मक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में। प्रिया की रिकवरी रातों रात नहीं हुई। बुरे दिन भी थे, छोटी मोटी असफलताएं भी थीं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ थी। वह आगे बढ़ रही थी, और उस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक चीज थी जो सबसे ज्यादा बदली थी। जिस तरह से प्रिया खुद को देखती थी, उसने अब खुद को एक कमजोर, फेंकी हुई महिला के रूप में नहीं देखा। उसने एक ऐसी महिला को देखना शुरू कर दिया जो बच गई, जो उठी और जो अब और रौंदी नहीं जाना चाहती थी। जो किस्मत पहले अंधेरी लगती थी, वह अब धीरे धीरे खुल रही थी। आगे की राह अभी भी लंबी थी, लेकिन प्रिया अब कदम बढ़ाने से नहीं डरती थी, क्योंकि अब वह जो भी दर्द सह रही थी, वह उसे एक ऐसे व्यक्ति में ढाल रहा था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत था। उस दिन प्रिया अपने कमरे के शीशे के सामने सामान्य से ज्यादा देर तक खड़ी रही। उसके पैरों को अभी भी सहायक उपकरण की जरूरत थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। उसने अपनी परछाई को मिले जुले भावों से देखा। उसके चेहरे पर अभी भी भावनात्मक घावों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। वहां एक दृढ़ संकल्प था। उसे दुर्घटना से पहले का समय याद आया। वह बेसन और हल्दी से प्राकृतिक उबटन बनाना पसंद करती थी। वह अक्सर सिर्फ अपने और कुछ दोस्तों के लिए साधारण बॉडी स्क्रब बनाने की कोशिश करती थी। उस समय यह सब सिर्फ एक छोटा सा शौक था, जिसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। यहां तक कि राज भी अक्सर हंसता था।
यह कहते हुए कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब वह याद एक घाव के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में वापस आई। प्रिया एक कुर्सी पर बैठी, एक नोटबुक उठाई जिसे उसने लंबे समय से नहीं छुआ था। थोड़े कांपते हुए हाथों से उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने प्राकृतिक सामग्री, बनावट, सुगंध के बारे में जो कुछ भी याद था वह सब लिखा। उसने पूरी एकाग्रता के साथ लिखा, जैसे कि उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई हो। अर्जुन ने वह बदलाव देखा। उसने देखा कि कैसे प्रिया ज्यादातर समय लिखते हुए विचारमग्न रहने लगी थी। एक दोपहर उसने पूछा कि प्रिया क्या कर रही है। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में अपने सपने के बारे में बताया, इस डर से कि उसे बेतुका न समझा जाए। हंसने के बजाय अर्जुन ने गंभीरता से सुना। उसने विवरण पूछा कि प्रिया क्या बनाना चाहती है, वह किसकी मदद करना चाहती है और उसने अपने व्यवसाय को कैसे चलते हुए कल्पना की। उन सवालों ने प्रिया को और गहराई से और व्यवस्थित रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि अगर प्रिया कोशिश करना चाहती है तो उसे आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। उसे ठीक से सीखना होगा, बाजार को समझना होगा और गुणवत्ता को समझना होगा। उसने सफलता का वादा नहीं किया, लेकिन उसने समर्थन की पेशकश की। उस वाक्य ने प्रिया के दिल को गर्म कर दिया, भौतिक मदद के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण। अगले कुछ सप्ताह प्रिया की जिंदगी दो मुख्य चीजों से भरी हुई थी, चिकित्सा और सीखना। उसने सुबह का समय शारीरिक व्यायाम के लिए इस्तेमाल किया, दोपहर से शाम तक पढ़ने, ऑनलाइन प्रशिक्षण देखने और उस छोटे से घर की रसोई में साधारण उत्पाद बनाने की कोशिश करने के लिए। शुरुआत में बहुत असफलताएं मिलीं। ऊ बटन बहुत खुरदरा था, क्रीम बहुत पतली थी, सुगंध असंगत थी। प्रिया अक्सर निराश हो जाती थी, अक्सर हार मान लेना चाहती थी। लेकिन जब भी उसके हाथ निराशा से कांपते, उसे जंगल में वह रात याद आती। उसे याद आता कि वह उस समय कितनी असहाय थी। वह दर्द एक ईंधन बन गया। वह और भी ज्यादा सावधानी बरतने लगी। उसने हर गलती को नोट किया। उसने धैर्य के साथ फिर से कोशिश की। जो हाथ पहले डर से कांपते थे, वे अब उत्साह से कांपते थे। धीरे धीरे परिणाम महसूस होने लगे। उसके द्वारा बनाए गए फेस मास्क में से एक को उस नर्स से तारीफ मिली जो अक्सर उससे मिलने आती थी। बनावट चिकनी थी, सुगंध आरामदायक थी और इससे कोई जलन नहीं हुई। उस साधारण सी तारीफ ने प्रिया को पूरे दिन चौड़ी मुस्कान दी। अर्जुन ने प्रिया को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने में मदद की जो व्यवसाय को समझते थे, सपने बेचने के लिए नहीं बल्कि व्यापार की दुनिया का एक यथार्थवादी दृष्टिकोण देने के लिए। उनसे प्रिया ने लाइसेंसिंग, पैकेजिंग और ग्राहकों का विश्वास कैसे बनाया जाए इसके बारे में सीखा। प्रक्रिया आसान नहीं थी। बहुत से अपरिचित शब्द थे, बहुत से नियम थे जिन्होंने उसका सिर चकरा दिया। ऐसे दिन भी थे जब उसे लगा कि वह उस बड़ी दुनिया के लिए बहुत छोटी है। लेकिन जब भी वह पीछे हटना चाहती, उसके सिर में एक आवाज आती जो कहती कि वह पहले ही सबसे निचले स्तर पर रह चुकी है। उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं है। सीमित पूंजी लेकिन बड़े इरादे के साथ प्रिया ने एक छोटा कदम उठाया। उसने अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में परिचितों से बस कुछ ऑर्डर आए। उसने खुद सावधानी से पैक किया। हर पैकेज पर उसने एक छोटा सा नोट दिया जिसमें सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की गई थी। पहले ऑर्डर ने उसे पूरी रात जगाए रखा। ज्यादा होने के कारण नहीं बल्कि इसीलिए कि यह उसके अपने हाथों का परिणाम था, एक ऐसे संघर्ष का परिणाम जो अब किसी की दया पर निर्भर नहीं था। समीक्षाएं एक एक करके आने लगीं। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने आलोचना की। प्रिया ने सब कुछ खुले दिल से स्वीकार किया। उसने कमियों को सुधारा। उसने हर प्रतिक्रिया से सीखा। समय के साथ उसका शरीर मजबूत होता गया। वह अब छोटी दूरी के लिए बिना किसी सहायक उपकरण के धीरे धीरे चल सकती थी। उस छोटी सी रसोई में उसने जो हर कदम उठाया वह एक बड़ी जीत जैसा महसूस हुआ। उसका छोटा सा व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने उसे एक साधारण नाम दिया जो उम्मीद और रिकवरी से प्रेरित था। वह नाम केवल सुंदरता के बारे में नहीं था बल्कि ईमानदारी और प्यार से खुद की देखभाल करने के बारे में था। प्रिया ने पैकेजिंग में मदद के लिए एक पड़ोसी को काम पर रखना शुरू कर दिया। वह अपनी जड़ों को नहीं भूली। वह जानती थी कि अवसर की जरूरत होना कैसा होता है। वह छोटी सी नौकरी देने से उसे लगा कि उसकी जिंदगी का अब एक व्यापक अर्थ है। उस व्यस्तता के पीछे अतीत की परछाइयां अभी भी कभी कभी आती थीं। ऐसी रातें थीं जब उसे राज का चेहरा,
सिमरन की हंसी और उस दर्द की याद आती जिसने उसे लगभग मार डाला था। लेकिन अब वह याद उसे पंगु नहीं बनाती थी, बल्कि उसे याद दिलाती थी कि वह कितनी दूर आ चुकी है। अर्जुन ने वह बड़ा बदलाव देखा। उसने प्रिया को अब एक ऐसी महिला के रूप में नहीं देखा जिसे बचाने की जरूरत है, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखा जो अपना जीवन खुद बना रही है। उनका रिश्ता एक स्वस्थ सीमा के भीतर बना रहा। कोई मीठे वादे नहीं, कोई निर्भरता नहीं। एक दोपहर प्रिया छत पर बैठी धीरे धीरे ढलते सूरज को देख रही थी। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, अपने थके हुए लेकिन संतुष्ट शरीर को महसूस कर रही थी। उसने मन ही मन ईश्वर से दुआ की। उसने न केवल अपनी रिकवरी के लिए बल्कि अपने तरीके से उठने का मौका दिए जाने के लिए भी शुक्रगुजार थी। वह जानती थी कि यह यात्रा अभी भी लंबी है, बाधाएं होंगी, शक करने वाले लोग होंगे, लेकिन एक बात पक्की थी, प्रिया अब वह महिला नहीं थी जिसे बिना आवाज किए फेंक दिया गया था। वह एक ऐसी महिला थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी, अपने हाथों से भविष्य का निर्माण कर रही थी और उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी जिसने उसे कभी नष्ट कर दिया था। और बहुत दूर प्रिया को बिना एहसास हुए कर्म का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा था। अंधकारमय अतीत हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा। शहर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर कोई उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकता था। उन कोनों में जिन्हें कम ही देखा जाता था, ऐसी जिंदगी थी जो धीरे धीरे ढह रही थी। वहीं पर राज ने अपने बेचैनी भरे दिनों की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था। प्रिया को छोड़ने के बाद वह और सिमरन उत्साह में जी रहे थे। घर बिक गया, पैसा आ गया, जीवन शैली बेहतर हो गई। वे एक ज्यादा भीड़ भाड़ वाली, ज्यादा महंगी और ज्यादा प्रतिष्ठित दिखने वाली जगह पर चले गए। दूसरों के सामने वे खुलकर हंसते थे, जैसे कि वह क्रूर फैसला सबसे सही कदम हो। हालांकि समय कभी भी झूठ का ज्यादा देर तक साथ नहीं देता। जो व्यवसाय उन्होंने बिना सोचे समझे शुरू किया था, वह डगमगाने लगा। पूंजी बिना किसी नियंत्रण के इस्तेमाल की गई। भागीदारों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। सिमरन तुरंत परिणाम की आदी थी, जबकि वह बिना कड़ी मेहनत के जल्दी परिणाम चाहता था। छोटी छोटी कहासुनी एक दूसरे को दोष देने में बदल गई। हर रात राज सिर दर्द के साथ घर लौटता था। उसका मन कर्ज, बिल और कभी न रुकने वाले फोन कॉलों से भरा हुआ था। जो मुस्कान पहले आसानी से आ जाती थी, वह अब गायब हो गई थी। वह ज्यादा बार पीने लगा, उस डर से बचने की कोशिश कर रहा था जो लगातार उसकी छाती पर दबाव डाल रहा था। सिमरन बदल गई। उसकी आवाज का लहजा और भी तीखा हो गया। वह ज्यादा मांगने लगी, ज्यादा जोर से शिकायत करने लगी। उसने राज को दोषी ठहराया कि वह अब उसे एक आलीशान जीवन नहीं दे सकता। रिश्ते की शुरुआत में कहे गए मीठे शब्द गायब हो गए। उनकी जगह चुभने वाले अपमानों ने ले ली। एक गर्म और घुटन भरी रात में एक अब्दो खाने में आलू की अपमानों ने तात में नहीं करे। उनकी लड़ाई भड़क उठी, सामान टूट गया। चीख पुकार की आवाजों ने उस संकरे कमरे को भर दिया जिस पर वे कभी गर्व करते थे। सिमरन ने कहा कि उसने गलत साथी चुना है। राज ने सिमरन को बोझ कहकर जवाब दिया। उस रात के बाद से उनके बीच एक दूरी बढ़ गई। सिमरन कम घर आने लगी। उसने दूसरी जगहों पर दूसरे लोगों में सुकून खोजना शुरू कर दिया। राज जानता था, लेकिन उसे रोकने की ताकत नहीं थी। वह उस तबाही से बचने में व्यस्त था जो एक के बाद एक आ रही थी। एक एक करके उनकी संपत्ति खत्म हो गई, बचत खाली हो गई, गाड़ियां बिक गईं, किराए के घर का किराया नहीं चुकाया जा सका। आखिरकार उन्हें मकान मालिक की घृणित नजरों के साथ निकाल दिया गया। सिमरन बिना पीछे मुड़े चली गई। उसने अपना बैग और जो कुछ भी स्वाभिमान बचा था वह ले लिया। कोई विदाई का आलिंगन नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। राज बंद दरवाजे के सामने खड़ा था, यह महसूस कर रहा था कि वह अब सच में अकेला है। अगले दिन एक शांत नरक बन गए। वह जगह जगह सोता था, कभी किसी पुराने दोस्त के यहां, कभी किसी खाली इमारत के कोने में। पैसे न होने के कारण उसका फोन अक्सर बंद रहता था। उसका पेट अक्सर खाली रहता था। उसे अब अपने शरीर की गंध की परवाह नहीं थी। भूख और ठंड के बीच प्रिया की परछाई आने लगी। उस महिला का चेहरा उसके मन में अब बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे घाव के रूप में आया जिसे उसने खुद बनाया था। उसे व्हील चेयर में रोना, जंगल में निराशा की चीख और शायद वह दुआ याद आई जो उसने जाते समय कही होगी।
अपराध बोध देर से आया। उसने उसे दूर करने की कोशिश की, परिस्थितियों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, लेकिन जितना उसने इनकार किया उतना ही मजबूती से उस भावना ने उसे दबाया। एक दोपहर जब चिलचिलाती धूप डामर को जला रही थी, वह फटे पुराने कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ा था। जब उसने अपनी टोपी आगे बढ़ाई तो उसके हाथ कांप रहे थे। गुजरने वालों से दया की भीख मांग रहा था। कुछ ने तेजी से देखा और चले गए, कुछ ने नजरअंदाजा कर दिया। उसने अपना थूक निगला, उस शर्म को दबाते हुए जो चुभ रही थी। टोपी में गिरने वाला हर सिक्का भारी महसूस हुआ, उसके मूल्य के कारण नहीं, बल्कि उस हकीकत के कारण जिससे वह बच नहीं सकता था। दूसरी जगह, उस सड़क के कोने से बहुत दूर, प्रिया अपने ऑफिस में खड़ी थी। उसके पैर सीधे थे, उसका शरीर संतुलित था। वह ध्यान से बिक्री रिपोर्ट की जांच कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, निर्देश देते समय उसकी आवाज दृढ़ थी। लोग सम्मान से सुन रहे थे। उसके व्यवसाय का नाम जाना जाने लगा था। उसके उत्पाद बहुत से लोग इस्तेमाल करते थे। उसकी कहानी एक मजबूत वापसी की कहानी के रूप में फैल गई थी। प्रिया अब दया पर नहीं जी रही थी, वह तत्तर को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से जी रही थी। एक दिन जब वह एक बैठक में शामिल होने के लिए ऑफिस से बाहर निकली तो उसकी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। राज ज्यादा दूर नहीं खड़ा था, दुबला। उसके बाल उलझे हुए थे, उसके कपड़े गंदे थे, उसकी आंखें धंसी हुई थीं, खालीपन से देख रहा था। प्रिया का दिल कांप गया, उसके कदम धीमे हो गए। उसने उस चेहरे को पहचान लिया, हालांकि वह बहुत बदल गया था। उसका पूर्व पति राज ने भी प्रिया को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसकी सांसें रुक गईं। उसे अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं हुआ। जिस महिला को उसने कभी फेंक दिया था वह अब सीधी खड़ी थी, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, उन लोगों से घिरी हुई थी जो उसका सम्मान करते थे। वह हिचकिचाते हुए कदमों से पास आया। उसका मुंह खुला लेकिन शब्द नहीं निकले। शर्म और पश्चाताप एक साथ मिल गए। प्रिया उससे कुछ कदम दूर रुक गई। उनकी नजरें मिलीं। कोई गुस्सा नहीं फूटा, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक अर्थपूर्ण सन्नाटा था। राज झुक गया, उसके कंधे गिर गए। धीमी आवाज में उसने माफी मांगी। वे शब्द छोटे और कमजोर लग रहे थे, ठीक उसकी तरह। प्रिया बिना किसी भाव के सुनती रही। उसका दिल अब और नहीं धड़क रहा था। वह घाव भर गया था, एक ऐसा निशान छोड़ गया था जो अब और दर्द नहीं करता था। उसने राज को एक पल के लिए देखा, फिर धीरे से कहा कि हर कोई अपने विकल्पों के लिए खुद जिम्मेदार है। उसने पैसे नहीं दिए, उसने कोई वादा नहीं किया। उसने बस मन ही मन दुआ की कि राज खुद को सुधारने का एक तरीका खोज ले। प्रिया चली गई। उसका हर कदम स्थिर था। कोई जरूरत से ज्यादा संतुष्टि की भावना नहीं थी, बस एक शांत राहत की भावना थी। उसके पीछे राज फुटपाथ पर बैठ गया। उसके आंसू बिना रुके बह रहे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कर्म चीख पुकार के साथ नहीं आता। यह एक ऐसी जिंदगी के रूप में आता है जो धीरे धीरे ढह जाती है, ठीक उसी समय जब कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। प्रिया की जिंदगी स्थिर रूप से चल रही थी, यहां तक कि और भी मजबूत हो रही थी। उसकी छोटी सी फैक्ट्री अब शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी, साफ सुथरी और व्यवस्थित। प्राकृतिक सामग्री की सुगंध सुबह की हवा के साथ मिल जाती थी। कर्मचारी समय पर आते थे, करीने से काम करते थे और राहत की मुस्कान के साथ घर जाते थे। प्रिया प्रोडक्शन फ्लोर पर खड़ी थी, एक एक करके अभिवादन कर रही थी। यह सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ मानकों के अनुसार चल रहा है। उसका शरीर सीधा था, उसके कदम स्थिर थे। उसके मन के हर कोने में अब व्हील चेयर की कोई परछाई नहीं थी। हालांकि जिंदगी कभी भी अतीत को पूरी तरह से नहीं काटती है, वह बस वसूल करने के लिए सही समय का इंतजार करती है। एक दोपहर जब भारी बारिश हो रही थी, एक कर्मचारी हिचकिचाते हुए चेहरे के साथ पास आया। उसने कहा, गेट के सामने एक महिला है जो जबरदस्ती मिलना चाहती है। कहती है जरूरी है, कहती है पुराना मामला है। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसका दिल धीरे धीरे धड़का, डर के कारण नहीं बल्कि एक पूर्वाभास के कारण। उसने सिर हिलाया। उसने कर्मचारी से उस महिला को छोटे से स्वागत कक्ष में ले जाने के लिए कहा। सिमरन लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आई। उसका रूप रंग पहले के प्रभाव से बहुत दूर था। उसके बाल सुस्त थे, उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं। जो आंखें पहले तीखी थीं, वे अब बेचैन लग रही थीं। प्रिया ने उसे एक पल में पहचान लिया। सिमरन अकड़ी हुई खड़ी थी। वदा जो कपड़े थे वो खार के लिए
घबराहट के साथ कमरे के चारों ओर देख रही थी। उसने दीवार पर लगे सर्टिफिकेट, उत्पाद की तस्वीरें और करीने से प्रदर्शित कंपनी का लोगो देखा। उसकी सांसें अटक गईं। प्रिया उसके सामने बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, उसकी आवाज सपाट थी। उसने पूछा कि सिमरन क्यों आई है। सिमरन लंबे समय तक चुप रही। उसके हाथ एक घिसे पिटे बैग को मसल रहे थे। आखिरकार उसने बात की। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने कहा कि राज ने उसे पैसे खत्म होने के बाद छोड़ दिया है। उसने कहा कि उस पर कर्ज है और उसने अपना घर खो दिया है। उसने कहा कि कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। प्रिया ने बिना टोके सुना। उसने हर छोटी सी हरकत, घबराहट से भरी हर सांस को देखा। उसके दिल में कोई संतुष्टि नहीं थी। जो कुछ था वह था अतीत और वर्तमान के बीच एक स्पष्ट दूरी। सिमरन झुक गई। उसने भीख मांगी। माफी के शब्द लड़खड़ाते हुए निकले। उसने कहा, पहले वह गलत थी। उसने कहा, उसे नहीं पता था कि सब कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा। उसने कहा, वह बस एक मौका चाहती है। प्रिया ने धीरे धीरे सांस ली। वह खड़ी हुई, कुछ कदम चली और फिर से बैठ गई। उसकी हरकतें शांत थीं, पूरी तरह से नियंत्रण में। उसने सिमरन को देखा और कहा कि हर विकल्प का हमेशा एक परिणाम होता है। उसने कहा कि माफी का मतलब हमेशा शुरुआती बिंदु पर वापस जाना नहीं होता है। उसने साफा आवाज में आगे कहा। उसने कहा कि जब उसे फेंक दिया गया था तो किसी ने उसे मौका नहीं दिया था। किसी को परवाह नहीं थी कि वह जिंदा है या मर गई है। वह इसलिए बची क्योंकि उसने बचने का विकल्प चुना, दया के कारण नहीं। सिमरन रोई। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। उसका रोना जोरदार था, लेकिन प्रिया हिली नहीं। वह रोना देर से आया था, ठीक पश्चाताप की तरह। प्रिया फिर से खड़ी हुई। उसने एक कर्मचारी को बुलाया और दृढ़ता से कहा कि सिमरन को एक गिलास पानी और घर जाने के लिए पर्याप्त किराया दिया जाए। अतीत को दोहराने में मदद के रूप में नहीं, बल्कि बैठक के समापन के रूप में। उसने कहा, यह अंतिम फैसला है। सिमरन ने लाल आंखों से प्रिया को देखा। वह फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, बस दृढ़ता से। जब सिमरन चली गई तो बारिश कम होने लगी। कमरा फिर से शांत हो गया। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी, पानी की बची हुई बूंदों को देख रही थी। उसका दिल हल्का महसूस हुआ, जैसे कि एक पुराना बोझ आखिरकार उतर गया हो। राज के बारे में भी खबरें फिर से सुनाई देने लगीं, गपशप करने वालों के मुंह से नहीं, बल्कि इलाके की सुरक्षा रिपोर्ट से। वह आदमी कई बार फुटपाथ पर सोता हुआ देखा गया। एक बार अधिकारियों द्वारा एक छोटा सा उपद्रव करने के लिए ले जाया गया। एक बार बीमार पड़ा और पूरी पहचान न होने के कारण मना कर दिया गया। प्रिया ने और जानने की कोशिश नहीं की। उसे जरूरत नहीं थी। जिंदगी ने जवाब दे दिया था। रात में प्रिया घर लौटी, एक ऐसा घर जिसे वह अब सच में घर कहती थी। वह लिविंग रूम में बैठी एक पुरानी डायरी खोली। वहां छोटी छोटी दुआएं लिखी हुई थीं, जो उसने तब लिखी थीं जब वह अभी भी कमजोर लेटी हुई थी। खड़े होने की दुआ, एक सभ्य जीवन जीने की दुआ, और यह दुआ कि उसका दिल नफरत से न भरे। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ किताब बंद कर दी। वे दुआएं तुरंत पूरी नहीं हुईं, बल्कि एक ऐसे रास्ते से पूरी हुईं जिसने उसे मजबूत बनाया। कुछ दिनों बाद प्रिया ने एक पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। उसने हिंसा से उबर रही महिलाओं के लिए देखभाल उत्पादों का दान किया। उसने उनसे बात की, कहानियां सुनी, बिना उपदेश दिए उन्हें प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि सबसे निचले स्तर पर होना कैसा होता है। वह जानती थी कि सुने जाने का कितना महत्व है। घर के रास्ते में आंख पर उसने मन ही मन ईश्वर से दुआ की। वह शुक्रगुजार थी कि बदला उसके हाथों से नहीं आया। बदला एक ऐसे जीवन के माध्यम से आया जो निष्पक्ष, धीमा और निश्चित था। शहर के दूसरे कोने में राज अकेला बैठा था, अपने घुटनों को गले लगाए हुए, व्यस्त यातायात को देख रहा था। लोग आ जा रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई उसे नहीं पहचानता था, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। उसे वे दिन याद आए जब वह शक्तिशाली महसूस करता था, जब उसे लगता था कि वह बिना किसी परिणाम के दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। पश्चाताप अब उसका वफादार साथी बन गया था। हर रात आता, हर सुबह जाता और फिर वापस आ जाता। सिमरन ने अपने तरीके से उठने की कोशिश की, लेकिन लोगों का उस पर से विश्वास उठ चुका था। बुरी प्रतिष्ठा माफी की मांग से ज्यादा तेजी से फैलती है।
उसे एक ऐसी जगह पर शून्य से शुरुआत करनी पड़ी जो उसे नहीं जानती थी, वह भी सांप की बात कही, बारी परेशानी का तक 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 तक। अगर वह सह सकती, प्रिया ने शांति से दिन का अंत किया। वह जानती थी कि यह कहानी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एक और अध्याय था जिसे उसे जीना था, उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में। इस बारे में कि कैसे उसने पुराने दरवाजे बंद करने और पूरे विश्वास के साथ एक नया पन्ना खोलने का विकल्प चुना। कर्म बिना चीख पुकार के, बिना मंच के काम कर चुका था। बस एक आखिरी कदम बचा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सच्ची जीत दूसरों को गिरते हुए देखने में नहीं बल्कि अतीत के जहर को भविष्य में ले जाए बिना पूरी तरह से खड़े होने में है। उस सुबह सूरज शांति से उगा, प्रिया के मुख्यालय के आंगन को रोशन कर रहा था जो अब गतिविधियों से भरा हुआ था। कार्यक्रम के बैनर करीने से लगे हुए थे, मेहमान आ रहे थे और उसके द्वारा बनाए गए सौंदर्य प्रसाधनों की सुगंध हवा में भर गई थी। आज केवल एक नई लाइन का उद्घाटन नहीं था बल्कि एक लंबी यात्रा का प्रतीक था जो आखिरकार इस मुकाम पर पहुंची थी। प्रिया ड्रेसिंग रूम के शीशे के सामने खड़ी थी, अपने कपड़े ठीक कर रही थी। उसका शरीर सीधा था, उसके पैर मजबूत थे। उसने एक लंबी सांस ली, फिर उसे धीरे धीरे बाहर निकाला। एक घबराहट थी लेकिन डर नहीं, एक स्वस्थ घबराहट जो तब आती है जब कोई अपने जीवन के मंच पर कदम रखने के लिए तैयार होता है। उसे वे अंधेरे दिन याद आए जिन्होंने लगभग सब कुछ छीन लिया था। ठंडा जंगल, फंसी हुई व्हील चेयर, वह रोना जिसे किसी ने नहीं सुना था। वह याद एक पल के लिए आई और फिर चली गई। अब और चुभती नहीं, अब और चोट नहीं पहुंचाती। प्रिया बाहर निकली, तालियों ने उसका स्वागत किया। उपस्थित चेहरों ने सम्मान से देखा, दया के कारण नहीं बल्कि उपलब्धि के कारण। वह माइक्रोफोन के सामने खड़ी थी, चारों ओर देख रही थी, फिर शांत और साफ आवाज में बोलने लगी। उसने अपनी पीड़ा का विस्तार से वर्णन नहीं किया, उसने पुराने घावों को नहीं खोला। उसने बस यह कहा कि यह व्यवसाय इस विश्वास से पैदा हुआ था कि हर कोई देखभाल, सम्मान और उठने का मौका पाने का हकदार है। उसने कहा कि असफलता और पतन किसी के मूल्य को परिभाषित नहीं करते हैं। उसके शब्द सरल थे लेकिन ईमानदार। कुछ लोगों को अपनी आंखें पोंछते हुए देखा गया, उदासी के कारण नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस करने के कारण। कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। उसके बाद प्रिया ने एक एक करके मेहमानों का अभिवादन किया। वह मुस्कुराई, हाथ मिलाया और सुना। उस भीड़ के बीच उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अर्जुन किनारे खड़ा था, उसी तरह के हाव भाव से देख रहा था जैसे पहले, शांत, बिना किसी मांग के। प्रिया पास आई, उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। कोई बड़े शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक ऐसी गर्माहट जो बिना किसी स्वार्थ के एक साथ तय की गई यात्रा से पैदा हुई थी। उसने एक बार फिर धन्यवाद कहा, इस बार बिना आंसू के। अर्जुन ने सिर हिलाया, यह कहते हुए कि उसने बस वही किया जो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। प्रिया मुस्कुराई। वह जानती थी कि वह उस अच्छाई को हमेशा अपनी जिंदगी में एक कर्ज के रूप में नहीं बल्कि एक मिसाल के रूप में लेकर चलेगी। शाम को प्रिया ने एक ऐसी जगह का दौरा करने के लिए समय निकाला जिससे वह पहले अक्सर बचती थी, अदालत। उसने अपनी शादी की स्थिति को अंतिम रूप देने का काम किया जो इतने लंबे समय से लंबित था। प्रक्रिया शांति से चली, कोई नाटक नहीं, कोई विरोध नहीं। राज उपस्थित नहीं था, पता नहीं शर्म के कारण या इसलिए कि वह बहुत दूर गिर चुका था। जब अंतिम हस्ताक्षर हो गए तो प्रिया ने एक लंबी सांस ली। एक जोरदार राहत नहीं बल्कि एक स्थायी शांति। वह बंधन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया, नफरत के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि उसने अतीत की परछाई के बिना जीने का विकल्प चुना था। घर के रास्ते में कार एक लाल बत्ती पर रुक गई। सड़क के उस पार प्रिया ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कभी उसकी जिंदगी का केंद्र था। राज एक बस स्टॉप की बेंच पर बैठा था। उसका शरीर दुबला था, उसकी नजरें खाली थीं। कोई भीख मांगने वाली टोपी नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस सन्नाटा। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं, संक्षिप्त। राज पहले झुक गया। प्रिया नहीं रुकी, उसने खिड़की नहीं खोली, उसने हाथ नहीं हिलाया। घमंड के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह खत्म हो चुकी थी। कार फिर से चलने लगी, हरी बत्ती जल गई। रात में प्रिया घर लौटी, एक गर्म, सुव्यवस्थित
और जीवन से भरपूर घर। उसने अपने जूते उतारे, सोफे पर बैठी और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका दिल हल्का था। उसने अपना फोन खोला और उन कुछ महिलाओं के संदेश पढ़े जिनसे वह पहले पुनर्वास केंद्र में मिली थी। किसी ने कहा कि उन्होंने फिर से सपने देखना शुरू कर दिया है। किसी ने कहा कि उसकी कहानी सुनने के बाद उन्हें अकेला महसूस नहीं हुआ। प्रिया मुस्कुराई। यह वह संतुष्टि थी जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। उसे चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को नष्ट होते हुए देखना नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को उठते हुए देखना। वह खड़ी हुई खिड़की के पास गई, रात के आसमान को देख रही थी। बहुत से तारे नहीं दिख रहे थे, लेकिन यह याद दिलाने के लिए काफी थे कि अंधेरा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। प्रिया ने शांति से ईश्वर से दुआ की। वह अमीर होने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण होने के लिए शुक्रगुजार थी। बदले की भावना के बिना संपूर्ण, बदला लेने की इच्छा के बिना संपूर्ण, खुद के रूप में संपूर्ण। बाहर राज अपने विकल्पों के परिणामों के साथ दिन ब दिन जी रहा था। सिमरन भी अपने जीवन को एक ऐसे निशान के साथ जी रही थी जिसे मिटाना आसान नहीं था। कोई और मुलाकात नहीं, कोई और चौराहा नहीं जो उन्हें प्रिया से जोड़ता। समय धीरे धीरे बहता रहा, जैसे पानी बिना आवाज किए बहता है। प्रिया के आसपास का माहौल और भी जीवंत हो गया, लेकिन फिर भी शांत रहा। उसकी छोटी सी फैक्ट्री अब बहुत से ऐसे लोगों के लिए काम करने की जगह बन गई थी जो पहले भी गिर चुके थे। सुबह हमेशा एक दोस्ताना अभिवादन, हल्की हंसी और एक ईमानदार व्यस्तता के साथ शुरू होती थी। प्रिया अक्सर प्रोडक्शन के गलियारे में टहलती हुई कोमल लेकिन दृढ़ आंखों से विवरणों पर ध्यान देती हुई देखी जाती थी। उसका शरीर स्वस्थ था, उसके कदम स्थिर थे और उसका चेहरा स्वीकृति से पैदा हुई शांति को दर्शाता था। शहर के एक अलग कोने में राज एक शांत दिन जी रहा था। वह एक मोटे काम से दूसरे काम में जाता था। अक्सर अपने ही रवैये के कारण ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। लोग उसके अतीत को जानने के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए उससे बचते थे क्योंकि उस पर अब और भरोसा नहीं किया जा सकता था। जीवन ने उसे कठोर तरीके से सिखाया कि क्रूर निर्णय कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होते हैं, वे ढेर सारे नुकसान के रूप में वापस आते हैं। सिमरन ने दूसरे शहर जाने का फैसला किया, एक ऐसे नाम के साथ शून्य से शुरुआत की जिसे कोई नहीं पहचानता था। हालांकि उसके कर्मों की परछाई उसका पीछा करती रही, जिससे वह हमेशा सतर्क रहती और कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रहती। उनके पतन पर कोई जयकार नहीं हुई, केवल एक लंबी चुप्पी परिणाम के रूप में थी। प्रिया अब पुरानी कहानी से बंधी नहीं थी। उसने ऐसे लोगों से एक परिवार बनाया जो एक दूसरे का सम्मान करते थे। वह पुनर्वास स्थलों का दौरा करती, समय और ध्यान साझा करती, याद किए जाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए। हर रात वह ईश्वर से दुआ के साथ दिन का अंत करती, एक संपूर्ण जीवन के लिए शुक्रगुजार होती। समस्याओं से मुक्त होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब घावों से नियंत्रित नहीं थी। इस यात्रा का सबक सरल नहीं है। इस कहानी की सबसे बड़ी गलती केवल बेवफाई या विश्वासघात नहीं है, बल्कि वह घमंड है जो किसी को यह महसूस कराता है कि उसे किसी और के जीवन के मूल्य को निर्धारित करने का अधिकार है। जब कोई अपने साथी को एक बोझ के रूप में देखता है, तो उस समय वह अपनी मानवता खो चुका होता है। अहंकार से पैदा हुए निर्णय हमेशा एक महंगी कीमत मांगते हैं। शुरुआत में वे फायदेमंद लगते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ निगल जाते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि डर से पोषित निर्भरता केवल पीड़ा को बढ़ाएगी। प्रिया लगभग नष्ट हो गई थी, इसलिए नहीं कि उसके पैर कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि वह बेकार है। जब वह विश्वास टूट गया, तो उसका शरीर भी उठ खड़ा हुआ। सच्ची चिकित्सा तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों द्वारा थोपे गए लेबल को स्वीकार करना बंद कर देता है। पश्चाताप के बारे में भी एक सबक है। देर से आने वाला पश्चाताप कभी भी समय को वापस नहीं ला सकता है। यह केवल विनम्रता सिखा सकता है, अगर कोई उसे स्वीकार करने को तैयार हो। उसके बिना पश्चाताप एक ऐसे बोझ में बदल जाता है जो दिन ब दिन कुतरता रहता है। जीवन गुस्से से सजा नहीं देता है, यह एक शांत न्याय से सजा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची जीत उन लोगों को गिरते हुए देखने में नहीं है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, बल्कि खुद को बिना नफरत के खड़े हुए देखने में है।
जब कोई पुराने दरवाजे खोले बिना माफ करने का विकल्प चुनता है तो वहीं आजादी पैदा होती है। हल्के दिल और साफ आंखों से आगे बढ़ने की आजादी। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है जिसे यथासंभव यथार्थवादी बनाया गया है ताकि हम इससे सबक ले सकें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सौभार काम पर में धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट करें, समर्थन के लिए लाइक दबाएं और अगली कहानी से न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें।